11th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री की वीडियो लेके आए हूँ। केमिस्ट्री इज़ माय मेन सब्जेक्ट। आई एम MSc इन केमिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं शिप्रा अग्रवाल आज आपके लिए फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, 11th में क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो सबसे पहले बनाई है तो इसलिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं 11th की वीडियो डालूं तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए एनकरेज हो सकूं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप चाहें तो मेरी वीडियो के साथ अपनी बुक निकाल सकते हैं क्योंकि ये पहला चैप्टर है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है हमारा, तो हम बुक से ही पढ़ें इसे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री सबसे पहले हमारा केमिस्ट्री क्या होता है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब तो ICSE बोर्ड में जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों को बाइफरकेट कर दिया गया है, तो आप 6th क्लास से ही केमिस्ट्री के बारे में नोन हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल, देयर प्रिपरेशन, देयर प्रॉपर्टीज, देयर एक्यूरेट सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, their natural interactions and their uses in all possible ways of life। यानी कि केमिस्ट्री हमारी उन चीज़ों का अध्ययन करने का विज्ञान है जिनको कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारा डेली यूज़ की लाइफ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो फूड में हो, क्लॉथ्स हों, परफ्यूम्स हों, मेडिसिन्स हों, फर्नीचर हो, ठीक है, कोई भी हम अपने जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जो हमारी केमिस्ट्री का पीरियड कहा जाता है वो स्टार्ट हो गया था 1500 to 1600 AD। और रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने सबसे पहले बॉयल्स लॉ दिया था, वो आपने 10th में पढ़ा भी है। उसके बाद हमारे फ्लोरीगिस्टन पीरियड कहलाता है, वो 1650 से लेकर 1774 तक का पीरियड होता है। और उसमें आपके पीरियड में अर्नेस्ट साहिल थे, एक अर्नेस्ट साहल, टी इसमें STAHL है उनका, टी इसमें साइलेंट है। ठीक है, तो उन्होंने हमारा केमिस्ट्री पर बहुत सारा वर्क किया था और उन्होंने इस टाइम पर हमारी बहुत सारी गैसेस डिस्कवर की थी। ठीक है, और उनके बिहेवियर की स्टडी भी उन्होंने की थी। तो आप इस पीरियड को ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा बस। उसके बाद हमारे जोसेफ प्रिस्टले थे और लेवोशियर थे। लेवोशियर को तो हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, यू नो अबाउट दैट। ठीक है, और आप जो हैं प्रिस्टले के बारे में भी जानते हो। कौन थे जोसेफ प्रिस्टले? जिन्होंने हमारे ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी और उसको लेबोरेटरी में बनाया भी था उन्होंने ऑक्सीजन को, और ये भी बताया था कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। ठीक है, उसके बाद हमारे जॉन डाल्टन थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। मैंडलीव थे, उन्होंने हमारी पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी। 1833 में फिर फेराडे थे, उन्होंने हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस पर करंट को पासेज करने का जो इफेक्ट है उसको स्टडी किया था। फिर आर्नियस थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन दिया था। ये कुछ आप अपने टॉपिक्स जो है अभी केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फिर उसके बाद हमारे जे थॉमसन आए थे 1896 में, उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। उसके बाद गोल्डस्टाइन आए थे, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। दैन जेम्स चैडविक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। फिर आपके हेनरी मोजले आए थे, है ना, उन्होंने आपका जो है कॉन्सेप्ट, जो मेंडलीव की टेबल थी उसको पूरा ही कंप्लीटली चेंज कर दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड थे हमारे, है ना, हेनरी बैकुरेल थे हमारे, और मैडम क्यूरीज थी, क्यूरी फैमिली पूरी उनकी, है ना, वो सब ने हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वर्क किया था। तो हम उनको याद करने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज ले रहे हैं। उसके बाद आपकी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री आती हैं, यू आर नोन अबाउट दैट कि बहुत सारी ब्रांचेज में अब केमिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है और बच्चे उनको पढ़ते भी हैं, अलग अलग स्ट्रीम में उनको लेते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, है ना, इनके एक्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनकी प्रिपरेशन के बारे में ये सब
रीड करते हैं। फिर है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं हमारे, एक दो को छोड़कर, ठीक है, जैसे H2CO3 हो गया, CO2 हो गए और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, उनको छोड़कर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो करते हैं डील। फिर हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम सारे के सारे वेरियस फिनोमिना पढ़ते हैं, केमिकल फिनोमिनन्स पढ़ते हैं और लॉस पढ़ते हैं, उनके फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है, एनर्जी चेंजेस का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इन सब चीज़ों का क्या हमारा इफेक्ट आता है। इसमें फिर न्यूक्लियर प्रोसेसेस पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसकी एक अलग ब्रांच है जिसमें हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। देन हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ते हैं। दो ब्रांचेज हैं इसकी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसमें हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि यानी कि उनकी क्वालिटी वाइज क्या इंडस्ट्री में उनका कंपाउंड्स का योगदान है, कैसे है, और क्वांटिटीज़ की उसकी। ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है आपकी, इसको कई ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। एक तो है बायोकेमिस्ट्री, केमिकल फिजिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। बस नाम ही सफिशिएंट है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंस और स्कोप क्यों करते हैं हम केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा, उसका स्टडी हमारे पूरे जीवन में जितना हम रोज़मर्रा की लाइफ में अपने सामान इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ हमारी केमिकल कंपाउंड से बनी है। आप फर्नीचर को ले लीजिए, वुड को ले लीजिए, अपनी बॉडी को ले लीजिए, मेडिसिन को ले लीजिए, डाइस को ले लीजिए, ड्रग्स को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लीजिए आप, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें, कुकिंग गैस है, बायोफ्यूल्स हैं हमारे, फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है हमारा, ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी आप खा रहे हो, है ना, उसके बाद विटामिन्स हैं, उनके कंपोजिशन को अगर हम जाकर देखें, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को यदि हम ऑब्जर्व करें, तो सारी के सारे हमारे उनमें केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं रोल मिलता है हमें, ठीक है। एक दो हमारी जो ड्रग्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, जैसे सिस्प्लेटिन, टैक्सोल और एजिडोथाइमाइडिन, AZT, ठीक है, इन सबको हम बस माइंड में रखेंगे। उसके बाद है पर्टिकुलर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकुलेट नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, है ना। सबसे पहले जो है मैटर था कि मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, वो आपका मैटर था। मैटर क्लासिफिकेशन 3 टाइप का मैटर था हमारा, और कई तरह से इसमें क्लासिफिकेशन मैटर का होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन है हमारा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट आते हैं, वो आपने सब डीपली पढ़ रखे हैं, और जो आप इनको इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ोगे, बचपन से जितना पढ़ते आ रहे हो उसे बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। मैटर वाली वीडियो देख लेना, छोटी क्लासेस के लिए भी मैंने 1-2 वीडियो बना रखी है, उसमें शायद मैटर की वीडियो है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ज़्यादा ना बता के नाम ही बताती चलूँगी, आपको सब पता है, अभी 10th में भी आप पढ़ के आए हो, 9th में भी पढ़ाया है थोड़ा बहुत। उसके बाद है केमिकल कंपोजिशन ऑफ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो हमारे क्लासिफिकेशन, अगर हम केमिकली क्लासिफाइड करते हैं मेटल्स को, तो हम कंपाउंड्स को, तो मैटर को, तो हमारे 3 होते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटेलॉइड, ठीक है। ये तीनों के तीनों हमारे एलिमेंट में आते हैं, एलिमेंट में। और फिर हमारा देन होता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हम आपके 2 टाइप्स के हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद मिक्सचर्स आते हैं, मिक्सचर्स 2 टाइप्स के हैं आपके, होमोजीनस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये मेरी सारी वीडियो अब आ चुकी हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो, ये मैंने 9th-10th के लिए बनाई हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है, जितना आपके सिलेबस में है उतना, तो आप उन वाली वीडियो को मेरे देख सकते हो। तो अब हम एक छोटा सा चार्ट में आपको बता के दिखा रही हूँ, उससे आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा, ओके। इस वाले चैप्टर में से अभी तक तो हमारे एग्जाम में आने लायक कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है हमारा, तो ये हम थोड़ा सा रीड करते चलते हैं। जैसे देखो, ये पूरा का पूरा हमारे यूनिवर्स है, ठीक है। इसको हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो हमारा मेटल्स है और एक हमारे मैटर है और एक हमारी एनर्जी है। मैटर, एनर्जी, ठीक है। अब जो आपका मैटर है,
ये आपको पता ही है मैटर। इसके अभी मैंने बताया 2 क्लासिफिकेशन है, एक तो फिजिकल और फिर है आपका केमिकल, है ना। फिजिकली है फिर वही 3 में है। ओके, किस किस में है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, है ना। केमिकली आपका अभी मैंने बताया है कई उसमें है आपका, एक तो है एलिमेंट्स में फिर 3 हैंगे आपके, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, है ना। ठीक है, पूरा पूरा लिखना चाहो पूरा लिखना, और मेटल्स, ठीक है। उसके बाद आपका एलिमेंट के बाद आपका मैंने क्या बताया है? मिक्सचर। ये जो है सेकंड है आपका। इसमें भी आप कई चीज़ों में वो कर सकते हो, प्योर सब्सटेंसेस हैं आपके, इम्प्योर सब्सटेंसेस हैंगे, मिक्सचर्स हैंगे, है ना। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्योर में आते हैं, प्योर, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में। उसके बाद आपके मिक्सचर्स आपके 2 टाइप्स के हैं, एक होमोजीनस है, एक आपके हेट्रोजीनस है ना। ये वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हो। होमोजीनस और हेट्रोजीनस हैं आपके मिक्सचर, 2 टाइप्स के हैंगे। उसके बाद आपका जो प्योर हैगा, ये एलिमेंट्स के अलावा कंपाउंड्स भी हैं, कंपाउंड्स, है ना। कंपाउंड्स में भी इनको बांटा गया है। कंपाउंड्स जो हैं आपके वो 2 तरह के हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। बहुत है आपके लिए, इतना याद रखने के लिए सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये आप इस तरह से इनको क्लासिफाइड कर सकते हो, याद कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बुक का चार्ट है हमें वही कॉपी करना है। अब इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो, अपने अकॉर्डिंग भी चार्ट आपको बनाना नहीं चाहिए। एनर्जी ये अलग टॉपिक चला जाता है आपका, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है पूरा का पूरा आपका, ठीक है। उसमें आप थर्मोडायनेमिक्स और ये सब पढ़ते हो, साइमल्टेनियस रिएक्शंस पढ़ते हो, है ना। जो भी होगा आपको मैं धीरे धीरे बताती चलूँगी, जब हमारे जहाँ पर जो टॉपिक आएगा। एनर्जी से संबंधित सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है आपका, तो वो हमारी केमिस्ट्री के अलग ब्रांच है बिल्कुल एक। ओके, उसमें आपके मेरे ख्याल से 10th 11th में तो नहीं है डिटेल में, वो आपका पूरा का पूरा 12th में है आपका डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसमें 1-2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको कि क्लासीफाई करना है आपको और रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा मेटल है, कौन सा मेटेलॉइड है, कौन सा एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है, मिक्सचर्स हैं, प्योर हैं, इम्प्योर हैं, या फिर जो है आपके कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो आप बुक के पीछे से कर सकते हो, ठीक है। उन्हें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। अब हमारा एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, जो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने अडॉप्ट किया था 1960 में, जिसे हम SI सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम भी होता है। उसमें आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया आपका, ठीक है, ये सारे के सारे इनको अपने उसमें यूनिट्स में, उनके डिफरेंट यूनिट में कैटेगराइज किया। जैसे पेंसिल है, उसको आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो, यहाँ से आप जो है GMS रोड अगर नाप रहे हो तो किलोमीटर में करते हो, दिल्ली तक जाते हो तो किलोमीटर में आप करते हो। कोई छोटी मात्रा में आप गोल्ड लाते हो तो गोल्ड को आप कैरेट में और ग्राम में, मिलीग्राम में ऐसे मेज़र करते हो। बड़ी चीज़ लाते हो, आप चीनी ला रहे हो, शुगर ला रहे हो, तो उसको किलोग्राम में। ये सब छोटे बचपन में आपने बहुत सारा पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रही हूँ, ठीक है। ICSE ने आपका बहुत सारा सिलेबस इस बार काट भी दिया है, तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अब हमारा इसमें जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आएगा वो आएगा आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर सबसे पहले जाएंगे। जो हमारे डाल्टन थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1804 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था, ये भी आपने छोटी क्लासेस में भी छोटे स्तर पर पढ़ रखा है, कि मैटर जो होता है, मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड है आपका, जो एटम्स होते हैं उनका अलग अलग एलिमेंट्स में
अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल, नेचर में, साइज में, शेप में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। थर्ड है आपका जो atoms of one element differ from the atoms of other element in all aspects, मतलब कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। वही उनका साइज अलग होगा, शेप अलग होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, मास अलग होगा उनका। एटम्स आर इनडिविजिबल, उन्होंने ये कहा था कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स इज द यूनिट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन हर कंपाउंड में उन एटम्स का 2 या 3 जितने भी होते हैं उनका डिफरेंट रेशो नहीं होता, उनका फिक्स्ड रेशो होता है, तभी वो आपके कंपाउंड्स एटम्स कहलाते हैं, या उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे H2 है उसका अलग है, O2 है उसका अलग है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 एलिमेंट ने जब एक वाटर कंपाउंड बनाया आपका। इसकी लिमिटेशंस, उन्होंने जो ये कहा था कि इसको मतलब एटम्स को आप दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर हम इस तरह की थ्योरी मानकर चलते हैं तो जो गैलुसॉक थे उनके जो लॉ था ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। सेकंड इसका इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, कैसे बनाते हैं वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर ये आपका नेचर ऑफ फोर्सेस नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि एटम्स आपस में एक दूसरे से कंपाउंड में कैसे जुड़े होते हैं, कैसे होल्ड होते हैं। फिर ये नहीं बता पाया कि एटम्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, वो तो फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है ना, जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं वो फ्रीली रह सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये सब इसके ड्रॉबैक थे। उसके बाद जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, इसमें जे थॉमसन थे, गोल्डस्टीन थे और जेम्स चैडविक थे। इन्होंने तीनों ने 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप जानते हो, उनकी डिस्कवरी की थी, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो उनके बेस पर फिर ये हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, एटम इज द, ये तो बात सही थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन, उन्होंने कहा था कैन नॉट नहीं, विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्यों करता नहीं, अभी बताया ना, हीलियम का एटम है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल, जो पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में पजेसेस डिफरेंट रिलेटिव मास, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो चुकी है, 6C12, 6C13 और 6C14 है ना, कार्बन 14 तक हो चुके हैं, तो वो उसके बारे में नहीं बता पाए। इनके चूँकि जो इनके रिलेटिव मासेस हैं उसको वो डिफरेंट हैंगे, तो वो आइसोटोप्स होते हैं और एटॉमिक नंबर सबका 6 है ना। इसी तरह से और भी हैंगे हमारे, बोरोन हैंगे, मतलब अब तो बहुत सारे हो चुके हैं। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट में बी सिमिलर टू दोज ऑफ सम एलिमेंट इन रिलेटिव मासेस, कैसे कि अगर हम जो है कैल्शियम और आर्गन की बात करें तो 20 कैल्शियम 40 और 18AR40, देखो 20Ca40 और 18AR40, इनके एटॉमिक मासेस दोनों के सेम है और एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट हैंगे। ओके, तो इन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं, आइडेंटिकल रिलेटिव मासेस होते हैं इनके। तो ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट था, ये हमारा उन्होंने डाल्टन ने नहीं एक्सप्लेन किया था। एटम इज डिविजिबल, उन्होंने कहा था एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटा जा सकता है। तो ये फंडामेंटल, और अब तो एंटी न्यूट्रॉनो, एंटी इलेक्ट्रॉनो, एंटी प्रोटॉनो इतने सारे डिस्कवर हो चुके हैं, तो ये तो थ्योरी पूरी तरह से अब गलत सिद्ध हो चुकी है। Atom is indestructible. The mass within an atom can be converted into energy according to Einstein equation. Einstein equation और सबने पढ़ रखी है, is equal to mc² है ना। इस इक्वेशन को अप्लाई करके
आप जो है एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और c जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ओके, तो जो आपकी इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नॉट डिस्ट्रक्टेबल। एटम इज स्टिल सपोज टू बी द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एटम को ही केमिकल रिएक्शन की यूनिट माना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नंबर में आ सकता है। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यूजुअली कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड simple whole number ratio to form molecules. Several compounds are known in whole whose molecules atom are not present in simple होल नंबर रेशियो। मतलब कि जो होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम नॉन स्टियोशायोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ये एक दूसरे से बहुत सारे बाइंडिंग फोर्सेस के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिंपल रेशो में, फिक्स्ड रेशो में हो, पॉइंट में भी आ सकता है। उसका कहने का मतलब ये है कि होल मॉलिक्यूल्स एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर रेशो। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 ही हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आप बड़ी क्लासेस में यही सब पढ़ोगे। उसके बाद हमारा आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, लॉज ऑफ जो केमिकल रिएक्शन वो हैं आपके केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें बहुत सारे लॉज दिए गए हैं। इसमें एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने पढ़ रखा है। इसका क्या है, लवोशियर थे 1774 में। लवोशियर ने सबसे पहले बताया था कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान जो मास होता है, टोटल मास, चाहे तो वो आप जो है जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में उनका मास ले लें, और चाहे जो रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनका मास ले लें, तो जो टोटल मास है वो कंजर्व रहता है। अगर थोड़ा बहुत मास उसमें से दिखाई नहीं दे रहा है, गायब हो गया है हमारा, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें ही स्टोर रहता है। वैसे तो 100% यही होता है कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान मैटर इज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक रूप से दूसरे रूप में तो आप उसको बदल सकते हो, लेकिन ना तो पैदा कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप उसका 100 ग्राम लेते हो और उसको गर्म करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आपका बन जाता है। ओके, ये थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे आपका ये है CaCO3 है, आपने इसे गर्म किया, CaO और CO2 में ये कन्वर्ट हो गया। ये आपने 100 ग्राम लिया था, इसका निकालो कितना होता है इसका आपका जो है कैल्शियम, ये यहाँ पे CO2 44 हो गया, और ये आपका कैल्शियम का कितना 12 और 32 ये हो गया 16, और यहाँ पे आपका 40, ठीक है 56, और यहाँ आ गया आपका 44, आ गया आपका 100, तो 100 देख रहे हो आप, कंजर्व है। रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्शन के बाद इनका इक्वल मास है, दोनों तरफ सेम है का। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा सही से क्लियर है। ठीक है, इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है आपकी, उसमें लैंडोर्ट्स ट्यूब ले सकते हो। एक लैंडोर्ट्स ट्यूब होती है ये, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब हैं, इस तरह से 2 टेस्ट ट्यूब हैं, इनको यहाँ से ज्वाइन किया गया है टेस्ट ट्यूब्स को एक कनेक्टिंग ट्यूब के द्वारा। ठीक है, ओके, इस तरह से। फिर यहाँ पे आपने कॉर्क लगा दी, यहाँ पे इनको फिक्स कर दिया, कॉर्क लगा के आपने इस तरह से इन्हें फिक्स कर दिया। इधर आपने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, और इधर आपने AgNO3 का सॉल्यूशन ले लिया। NaCl और यहाँ पे आपने AgNO3 ये वाला सॉल्यूशन ले लिया। ओके, लैंडोर्ट्स ट्यूब होती है ये, लैंडोर्ट्स ट्यूब, इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें आप ये देखते हो कि जब उनको द ट्यूब इज इन्वर्टेड सो दैट, इस तरह से इनको उल्टा करके रखा जाता है, द सॉल्यूशन कैन मिक्स अप टुगेदर एंड रिएक्ट केमिकली। तो जो रिएक्शन होती है उसमें आपका करो रिएक्शन, NaCl प्लस AgNO3 पढ़ रखा है आपने, AgCl बन गया आपका और NaNO3 बन गया आपका। ओके, तो ये बना ना आपका,
ये बना आपका, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हुई आपकी। तो आप ये देखते हो AgNO3 और प्लस NaCl और रिएक्शन हुई आपकी AgCl और NaNO3, ये आपका बना। तो जो रिएक्शन इसमें होती है यहाँ पर, ये इसका AgCl का PPT वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। जब आप इनको दोनों को वे करते हो और रिएक्शन करने से पहले आपने इन दोनों का वे किया होता है, इनको वेट किया होता है, तो जो मास होता है जो इन दोनों का प्लस था वही इन दोनों का प्लस आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट शो करता है मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। ओके, अब हम आज के ज़माने में ये मानते हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने E=mc² हमारा रिलेशन दिया था 1879 टू 1955 तक उनका टाइम पीरियड था। उन्होंने हमारा ये बताया था कि ये एनर्जी जो होती है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल नॉट hold good for the processes in which a conversion of mass into energy is involved. The conversion of mass into energy is not possible in ordinary reactions. Ordinary chemical reaction पर this relation is cannot be observed. ठीक है, आप जो है स्टिल वैलिड रहता है, मतलब कि जो ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज स्टिल वैलिड। उसके बाद सेकंड है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये प्रोस्ट थे हमारे, प्रोस्ट, उन्होंने 1799 में हमारे सबसे पहले दिया था। उन्होंने ये बताया था कि केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो कहाँ से बना है, कैसे बना है, कहाँ से लिया गया है, इस बात से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उसमें जो सेम एलिमेंट्स होते हैं कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि मास अगर हम उनका देखें तो चाहे आपने उसको तालाब से कलेक्ट किया है वाटर को, चाहे आपने टैप वाटर से लिया है, चाहे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है, तो उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। उसमें 2:1 का रेशो रहेगा H और O के बीच में। ओके, क्लियर आपको अच्छे से? तो इसका केमिकल वेरिफिकेशन जो था वो एक्सपेरिमेंटली स्टॉस थे, उन्होंने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देकर किया था। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसे बनाया लेबोरेटरी में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके। कैल्शियम कार्बोनेट को उन्होंने गर्म किया था, ये वाली रिएक्शन थी सेम दिस रिएक्शन, और CaO और CO2 आपको मिली थी। इसी तरह से उन्होंने CaCO3 की HCl से रिएक्शन करा के भी इसको फाइंड किया था, प्लस HCl करा के उन्होंने CaCl2 और H2O बना था और CO2 बने थे। ये दो तरह से उन्होंने CO2 बनाया था। और ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक और कंपाउंड लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 भी लिया था इन्होंने। उसमें आपका Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O इस तरह से उन्होंने बनाया था। ठीक है, गर्म कर दिया था इसको, 2 मॉलिक्यूल ले लिए थे। तो ये आपका CO2 तीन तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तीनों तरीके से उसमें हमेशा जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो था, कार्बन और ऑक्सीजन का, वो 3:8 ही था, 3:8 ही था। यानी कि जब फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसमें जब कार्बन और ऑक्सीजन होती हैं वो हमेशा 3:8 के रेशो में ही कंबाइन करती हैं। ओके, आ रहा है आपको सब समझ में अच्छे से? अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को 1912 में, अभी 1912 तो इसी सेंचुरी की बात हो गई, इसमें भी जो सोडी थे उन्होंने बहुत सारे आइसोटोप्स का डिस्कवरी की थी 1913 में। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर दोज स्पीसीज विच पजेसेस सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3, है ना, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये 3 हैंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के भी CO2, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 इस तरह से हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जो तीनों आइसोटोप्स, चाहे हाइड्रोजन की हम पानी के उसमें बात करें या फिर हम कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब तीनों आइसोटोप्स को अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड में बात करें, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो था वो तब भी 3:8 ही था। और सेकंड वाले में 13:32 था। और
जो थर्ड वाला था हमारा उसमें 14:32 था, यानी कि उन्होंने ये कहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वैलिड ओनली फॉर द कंपाउंड मेड फ्रॉम द स्पेसिफाइड आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, इनसे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो मैं आपको आज यहाँ तक बता दूंगी, और न्यूमेरिकल आप अपनी बुक में करके देख लेना। अगर किसी को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ठीक है, मैं ये दोनों रखता हूँ। तो हमारा थर्ड वाला मैंने आपको जो लॉ है वो बताया है। थर्ड वाला कौन सा लॉ बताया मैंने आपको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जॉन डाल्टन थे, वही जिन्होंने डाल्टन थ्योरी दी थी, वही 1804 में हमारे